मैंने 10 से ज़्यादा यूपीएससी या बीपीएससी टॉपर्स की कॉपीज़ को एनालाइज किया है और उनका जो आंसर लिखने का तरीका है वही उन्हें टॉपर्स बनाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपर्स हैं उनका 6 इम्पॉर्टेंट पिलर्स मैंने एक्सट्रैक्ट आउट किया है आंसर राइटिंग का। वो कौन सी पिलर है जिसके आधार पर सारा जो आंसर राइटिंग की जाती है वो पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो एक एक करके हम देखेंगे। ये आप देख सकते हैं सारे के सारे टॉपर्स के कॉपीज जिन्होंने वेरियस टाइम पीरियड में टॉप किए हैं। कोई 2018 के यूपीएससी टॉपर रहे हैं, कोई 2019, 2024 इंक्लूडिंग शक्ति दुबे जिन्होंने 2024 में टॉप रैंक हासिल किया था। इसी को मैंने अपने 70th मेंस में भी अप्लाई किया था, तो मेरा मार्क्स इम्प्रूव हुआ, तभी तो मेंस का रिजल्ट भी हुआ, अदरवाइज मैं फिर से मेंस में स्टक कर जाता। तो यही चीज़ें समझनी है, ये बारीकियों को समझना होता है। सो हाय, दिस इज़ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप इसे पॉज कर सकते हो। तो जिस 6 पिलर ऑफ मेंस आंसर राइटिंग की बात हमने आपको बताई उसको हम एक एक करके डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन चलिए समझते हैं कि आखिरकार वो 6 पिलर्स क्या हैं और हर एक पिलर को हम डिटेल से चर्चा करेंगे ताकि आपकी बेसिक से लेकर कोई भी डाउट हो आंसर राइटिंग की वो इस वीडियो के साथ समाप्त हो जाए। तो जो 6 पिलर है उसमें पहला आता है आपका कंटेंट, बात करेंगे इस पर। उसके बाद डिकोडिंग द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों को डिकोड करना कि वो पूछ क्या रहा है। तीसरा स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद है प्रेजेंटेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमें कमेंट्स और मैसेज आए थे कि सर क्वेश्चन लिख तो लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन टाइम बाउंड नहीं हो पाता है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस। तो अगर आप इन सारे पिलर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर बचा ही क्या आपके पास कुछ गलती करने के लिए। फिर भी मेंस में अटक रहे तो कहीं ना कहीं आप इन्हीं 6 में से एक पिलर में या मल्टीपल पिलर्स में गलती कर रहे होंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। तो ये सब आपका हैंडल होगा, हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटेंट से शुरुआत करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कंटेंट है क्या। तो बेसिकली जब आप आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो होना चाहिए ना। इंफॉर्मेशन या आप नॉलेज कह लो। अगर आपके पास नॉलेज है ही नहीं कि मैंगो किसे कहते हैं तो आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कि कौन मैंगो है कौन एप्पल है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है गवर्नर के ऊपर, रोल ऑफ गवर्नर, तो अगर आपने गवर्नर का टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं है, उनके डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ा नहीं है, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि आप आंसर लिख पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे या फिर टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे? कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज योर कंटेंट। उसके बाद जो भी पिलर्स है ना वो अपने आप एक प्रकार से मसाले का काम करते हैं कि आपके टेस्ट को, आंसर राइटिंग के टेस्ट को इम्प्रूव कर देंगे। तो कंटेंट के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो एक तो आएगा टॉपिक पर आपकी नॉलेज है या नहीं है, आपको वो इन्फॉर्मेशन पता है या नहीं है। दूसरा कि जब हम आंसर लिखते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सुपरफिशियल पॉइंट मेंशन कर देते हैं और हो गया। उसके साथ साथ हमें आंसर इनरिचमेंट के लिए, जिसको हम कहते हैं आंसर इनरिचमेंट स्ट्रैटेजी, उसमें आपका डेटा को भी राइट लोकेशन पर मेंशन करना पड़ता है। फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, कुछ कंटेक्स्ट इंक्लूडिंग रीसेंट कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, और ये किसी भी डोमेन में जा सकता है जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे पॉलिटिकल डोमेन हो, इकोनॉमिक हो या फिर ऐतिहासिक हो। तो जब आप नॉलेज प्लस आंसर इनरिचमेंट स्ट्रैटेजी जो हमने बताया है इसको ऐड करते हो तो आपका नॉलेज अच्छे से आंसर्स में रिप्रेजेंट होगा। इसी में आपका बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कुछ कमिटी या रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के हैं, कुछ इंडेक्स हैं, डाटा के अंदर तो वही होते हैं। तो जैसे अगर करप्शन पर कुछ क्वेश्चन आता है तो करप्शन का टॉपिक आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने उसमें एक कंटेक्स्ट ये डाल दिया कि इंडिया का जो रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में
वो एग्जाम्पल के तौर पर 129 है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तो इससे आपका आंसर ऑथेंटिकेट हो गया। मतलब इसका मतलब सिर्फ आपको नॉलेज नहीं है, आप उस कंटेक्स्ट को यूज कर पा रहे हो अपने आंसर में। एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रिलेटिव टू द अदर एस्पिरेंट्स वो आपको मिल जाएगा। तो क्यों नहीं आपका आंसर में मार्क्स इंप्रूव होंगे, आप बताइए, होना है ना। अब सवाल उठता है कि एग्जाम्पल देख के बताइए आप। तो मैंने टॉपर्स की कॉपी, ये आप देख सकते हैं, जो 2024 में शक्ति दुबे ने यूपीएससी में जो टॉप किया था उनके आंसर्स हैं। तो जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल पर क्वेश्चन था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे, मैं यहाँ पर बस कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, वो भी राइट कंटेंट। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड था, उनसे जुड़ी क्या इश्यूज है। तो देखिए इन्होंने आर्टिकल 263 का हवाला दिया। क्यों? इंटर स्टेट काउंसिल। तो इससे एग्जामिनर को साफ साफ पता चलेगा कि भाई इन्होंने संविधान भी पढ़ा है, तभी तो इन्होंने आर्टिकल याद रखा है। और फर्दर डिटेल, थोड़ा बहुत कंपोजिशन, ये बेसिकली एक ओवरव्यू देने के लिए, जो कि हम आगे इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ आपका मेन जो मसाला है, जिसको हम बॉडी पार्ट कहते हैं, विच डिसाइड्स योर मैक्सिमम मार्क्स, वो यहाँ पर दिया गया है। और बड़ी बखूबी से इन्होंने आंसर को कंटेंट से इनरिच किया। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी पढ़ के मज़ा आ जाएगा। तो ये होता है कंटेंट की पावर। लेकिन आप सब ने हमसे बहुत सारे डाउट्स पूछे थे कि सर मेंस के लिए कंटेंट कहाँ से तैयार करें, कैसे तैयार करें, कौन से बुक्स हों। तो इस पर मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है, बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पिलर। हाँ, इसमें मैंने आपको जो डेटा या एग्जाम्पल या फैक्ट्स सबके बारे में बताया था, तो वो आप टॉपिक के साथ लिखते चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लाइक गवर्नर का अगर आपने टॉपिक पढ़ा, उसका मेंस के लिए नोट्स बनाया, तो कुछ न्यूज़पेपर में कंट्रोवर्सी या न्यूज़ चल रही होगी गवर्नर के बारे में। लाइक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट कंट्रोवर्सी, ताकि जब गवर्नर के इश्यूज पर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट एकदम मेंशन कर दें कि ये देखिए गवर्नर का इश्यू चल रहा है ना, गवर्नर कंट्रोवर्सी। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पिलर, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं डिकोडिंग द क्वेश्चन, प्रश्नों को डिकोड करना। इसमें क्या आता है? इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला, वेदर यू एड्रेस्ड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो डिमांड है वो आपने एड्रेस किया कि नहीं किया। वो तभी होगा जब आप क्वेश्चन को समझ पाए हैं अस्थिर से पढ़ के। दूसरा जो होगा कि जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइप का आंसर आपने दिया कि नहीं। यानी क्वेश्चन का पैटर्न आप देखेंगे, या तो होगा डिस्कस अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन स्पेस, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो इसका आंसर थोड़ा अलग होगा। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्रिटिकली एग्जामिन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन स्पेस सेक्टर, उसका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। या फिर कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको, लाइक टेक्नोलॉजी इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, दोधारी तलवार, उसको एग्जामिन करने बोलेंगे तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे बीपीएससी एस्पिरेंट्स को हम देखते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन आया वो टूट पड़ते हैं। बस अगर वुमेन एम्पावरमेंट पर क्वेश्चन आया तो वुमेन पर इतना ना आर्टिकल भर के लिख देंगे पेज में कि भाई जो मुख्य क्वेश्चन की डिमांड है उसे एड्रेस किया ही नहीं। तो इसीलिए नंबर कमा सकते हैं, कमाएंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन बोला ए पर प्रकाश डालें, आपने बी पर टॉर्च लेके प्रकाश डाल दिए। पूरा जो खेल है आंसर राइटिंग का अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो एक ही चीज़ पर तो टिका है कि जो मांगा गया है क्वेश्चन में वो उत्तर में लिखा गया है या नहीं। अब समझ में आया आपको कहाँ पर आप गलती करते हैं या कर सकते हैं। सो बी अवेयर। तो सबसे पहले हम डिमांड पर चलेंगे। उदाहरण मैं इसलिए बार बार आपको दे रहा हूँ सो दैट आप क्लियर कट अंडरस्टैंड कर सके कि मामला है क्या भाई। ऐसा नहीं हवाबाजी तो नहीं चल रही ना, वो आएगी जब हम टॉपर्स की ही कॉपी डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए 2018 में ऑल इंडिया रैंक 2 आया था अक्षत जैन जी का, और यहाँ पर क्वेश्चन
पूछा गया है, जो हिंदी मीडियम है और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पॉज करके अच्छे से सुने, इसे देखे पढ़े। डिस्कसिंग द रिफॉर्म्स दैट कंट्रीब्यूटेड इन इम्प्रूविंग इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, देन identify the challenges that still remain in the overall development of doing business. Then, further, suggest some concrete steps that India can take to further improve its performance on the index. अब जो नए नए एस्पिरेंट्स होंगे या फिर जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चन को डिकोड नहीं किया, वो डायरेक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक निकालता है और इसके ये खामियां हैं, इसके ये पॉजिटिव्स हैं और कंक्लूड कर दिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो आंसर लिखा था, इन्होंने बाकायदे क्वेश्चन के कीवर्ड को हाईलाइट किया है ताकि ये समझ सके क्वेश्चन पूछा क्या गया है। एक तो है डिस्कस करना है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का चैलेंजेस भी बताना है, किस फील्ड में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या चैलेंजेस भारत में हो रहे हैं इस पर बताना है। तीसरा पार्ट है आपका सजेस्ट सम कंक्रीट स्टेप कि कैसे इंप्रूव किया जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो रैंक है, अब तो बंद कर दिया गया है। तो आप समझ रहे, तीन तीन पार्ट है, और अगर आप सिर्फ एक ही पार्ट लिख कर आ गए या फिर दो ही पार्ट लिख कर आ गए तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 20 में आपको जो मार्किंग की जाएगी वो ओवरऑल तीनों पार्ट के क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये उदाहरण परफेक्ट था आपको ये समझाने के लिए कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और नॉट। तो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त अच्छे से पढ़ना है, तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इन्होंने अंडरलाइन किया ताकि याद रहे कि कोई क्वेश्चन के डायमेंशन छूट ना जाए, और इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर करना आसान होता है क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन है ना, तो आप विभिन्न आयाम में तोड़कर इससे आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा आता है डिकोडिंग द क्वेश्चन, है ना, जो आप देखेंगे, आप बीपीएससी या यूपीएससी के पीवाईक्यू पेपर निकालिए तो उनके क्वेश्चन में आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन रहेगा, अगर हम हिस्ट्री को छोड़ दें जनरली, तो कमेंट या गिव व्यूज़ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट का ही ले लेते हैं, महिला सशक्तिकरण। तो एक क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट आपका, कमेंट या गिव व्यूज़ ऑन द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, डिस्कस अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, हाउ फार टू व्हाट एक्सटेंट वुमेन एम्पावरमेंट इज सक्सेसफुली एबल टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया। उसके बाद सजेस्ट मेजर्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, क्या प्रयास किए जाए ताकि महिला सशक्तिकरण भारत में हो। फिर एक आता है क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, यहाँ पर आप आइए, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेकेंड। क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। सरकार की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए पार्लियामेंट का क्या रोल है, इसको आलोचनात्मक तरीके से एनालाइज करें या विश्लेषण करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करता है, कैसे करता है। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा कि इसकी कमियां भी है, तभी तो आपको इसका एनालाइज करने के लिए बोल रहा है। तो दूसरा पार्ट ये भी है कि इसकी कमियों को भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी इस कीवर्ड के एक्सप्लोरेशन में तो नहीं जा रहा हूँ, इसका मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से शब्दावली का क्या मतलब होता है, ताकि आप स्थिर से उसे पढ़ लें, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। और आई थिंक एक दो एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब कुछ निर्भर करता है प्रैक्टिस पर। और बिलीव में, जब ये चीज़ आप करना सीख जाते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो मेजॉरिटी काम तो हो ही गया आपका। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर, ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स दैट लेड टू मेजी रिस्टोरेशन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस फॉर जापान। तो देखिए क्या फैक्टर्स थे जो मेजी रिस्टोरेशन के कारण बने, तो यहाँ पर फैक्टर दे दिया गया। समझ में आ रहा है आपको कि एक तो इंट्रोडक्शन, जो कि मैं स्ट्रक्चरिंग पर आऊँगा, तो आप चिंता ना करें। आई थिंक मैं स्ट्रक्चरिंग पर मैं आऊँगा, तो डोंट वरी। तो ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए, ये आगे बढ़ गया। उसके बाद फैक्टर्स यहाँ देख रहे हो आप, डिस्कस, तो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक। तो फैक्टर्स को डिस्कस कर दिया गया। उसके बाद आप अगले स्लाइड में देखेंगे, मैंने पेज इंक्लूड नहीं किया, तो सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस करके और उसके बाद कंक्लूड करके आंसर खत्म। यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज या फिर इसके चैलेंजेस को नहीं लिखा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, जो
मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ा है ब्लॉकचेन, चैट जीपीटी, दीज आर पावरफुल टूल हैविंग इमेंस पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द एग्रीकल्चर सेक्टर। आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से ये चैट जीपीटी या ब्लॉकचेन मदद करेगी एग्रीकल्चर को। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे एग्रीकल्चर को भूल जाएंगे, उनको लगेगा कि भाई जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, सारा मेहनत पानी में फिर जाएगा। इसीलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो आप देखिए यहाँ पर उन्होंने डिफाइन किया है ब्लॉकचेन को, चैट जीपीटी को थोड़ा बहुत बताया है उसके बारे में, ताकि जो एग्जामिनर है थोड़ा अंडरस्टैंड कर ले, थोड़ा उनको पता चल जाए कि बैकग्राउंड जानता है ये। उसके बाद डायरेक्ट बॉडी पार्ट पढ़िए यहाँ के, पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एग्रीकल्चर। तो ब्लॉकचेन कैसे एग्रीकल्चर में मदद कर रहा है, उसी प्रकार से फिर एक और डायमेंशन लिखेंगे कि चैट जीपीटी या फिर जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो कैसे एग्रीकल्चर में मदद कर रहे हैं। एग्जाम्पल देंगे, कुछ डाटा है तो डाटा देंगे, तो ऐसे में ये अपने आंसर्स को कंक्लूड कर देंगे। हो गया, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर दैट इज स्ट्रक्चरिंग। वैसे कंटेंट सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है, ये जो मैंने आपको बताया था। अगर इस क्वेश्चन के आंसर जो दिए गए हैं, एक ए स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, एक बी स्टूडेंट ने आंसर लिखा, कंटेंट दोनों का सेम है, समझिए कि 100% कंटेंट मैच कर रहा है, और मैं आपको ये अधिकार दूँ कि आप बताइए कि 5 नंबर आपको देने हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो दोनों में से किस कॉपी को 5 में से 5 नंबर देंगे? तो ईमानदारी से आप कहेंगे, पहुँच करके सोचिए पहले, उसके बाद आप कहेंगे कि सर ये जो बी एस्पिरेंट ने आंसर लिखा है ना, इसको हम 5 नंबर देंगे, क्योंकि ए में क्या लिखा है पता ही नहीं चल रहा है, पूरा लाइन बाय लाइन, कहीं कुछ हाईलाइट नहीं, अंडरलाइन नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ इंट्रोडक्शन, फिर साफ साफ बॉडी पार्ट्स, उसके बाद साफ साफ कंक्लूजन। हालांकि 100% क्वेश्चन का एड्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली अगर नंबर देने की बात कहेंगे तो आप इसे ज़्यादा देंगे, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चरिंग है वो बहुत अच्छे से किया गया है। एग्जामिनर को चश्मा बोलते हैं ना, कि मतलब चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे से इसकी विजिबिलिटी नज़र आ रही। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई। इवन शुरुआत में जब मैं आंसर लिखता था तो मैं ऐसे ही पैराग्राफ में लिखता था, लेकिन इसकी दिक्कत ये होती थी, एक तो ये कि टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाता था कि भाई आप उतने आंसर्स के क्वेश्चन लिखते लिखते आपका हाथ दर्द हो जाएगा, आप पेपर टाइमली कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो यही है। दूसरी बात, देखने में भी कोई खास नहीं लग रहा है। तीसरी बात है सबसे ऑथेंटिक, कि मैंने जितने भी कॉपीज आपको दिखाए सब तो टॉपर्स के ही दिखाए ना, आप देख लो, पॉइंट फॉर्म में ही इनका लिखा गया है, और इन्हीं पॉइंट फॉर्म में लिख के इन्होंने टॉप किए हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके, देख लो, सारा पॉइंट फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दिए, देखिए जो क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द फैक्टर दैट लेड टू मार्जिन रिस्टोरेशन, जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया, ठीक है। फिर जो डिमांड है क्वेश्चन की, बॉडी पार्ट में मेन डिमांड जो क्वेश्चन का है, फैक्टर दैट लेड टू द रिस्टोरेशन, उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंस बना गए, और फिर यहीं पर इन्होंने कंक्लूड कर दिया। इसमें चैलेंज भी नहीं लिखा गया, ठीक है। इसमें क्या चैलेंज आप लिखिएगा? तो एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई पैराग्राफ लिखे या फिर पॉइंट फॉर्म में लिखे, तो चाहे वो आपका शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, कोशिश करिए आप पॉइंट फॉर्म में लिखें। हाँ, लॉन्ग आंसर में क्या होता है और शॉर्ट आंसर में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो हम आगे बात करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ जीएस के कॉपी के लिए है, ऐसे में आपका ये पैटर्न चलता है, ठीक है। ऐसे में ये पैटर्न नहीं चलता, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। फिलहाल इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, एविडेंस दिखाना जरूरी है ताकि आपकी ट्रस्ट बिल्डअप हो। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग का फ्रेमवर्क है, मैंने इसको इस पैटर्न में लाया है। जैसे देखिए, जब आप आंसर शुरू करेंगे तो एक तो इंट्रोडक्शन देंगे, बॉडी जो कि मेन डिमांड है क्वेश्चन का, उसको फुलफिल करेंगे, यहाँ पर आपका नंबर डिसाइड होगा बहुत हद तक। उसके बाद वे फॉरवर्ड, उसके बाद कंक्लूजन। अब समझिए कि जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन यानी कि जो क्वेश्चन को आपने पढ़ा, तो आप कुछ चीज़ से तो शुरुआत करेंगे ना, जो टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया। तो जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए शॉर्ट आंसर के लिए 15 से 20 वर्ड मैक्सिमम होना चाहिए। अदरवाइज आप मेन क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस ना करके आप दूसरे जगह चले गए, दूसरी दुनिया में चले गए, जो कि कोई फ़ायदा नहीं देगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, कॉपीज़ दिखाएं, इंट्रोडक्शन दिया गया है लेकिन छोटा सा। फिर यहाँ पर आप देखिए, इंट्रोडक्शन दिया गया है छोटा सा, चाहे वो कंटेक्स्ट का ही दे दे, चाहे कुछ रिसेंट में
कुछ न्यूज में रहा उस न्यूज को उठा के इंट्रोडक्शन बना दे, चाहे वो क्वेश्चन में पूछे गए जो मेन फोकस टर्म्स हैं उसको ही डिफाइन कर दे। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पर मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको एग्जाम्पल के तौर पर, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट का डेफिनेशन से ही शुरू कर दें। कैसे वुमेन एम्पावरमेंट पॉवर्टी को हटाता है, कम करता है, वो मेन डिमांड है क्वेश्चन का। तो आप फिर बताओगे कि हाउ वुमेन एम्पावरमेंट रिड्यूसेस पॉवर्टी, उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को लिखेंगे। और चाहे आप इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर 1 2 3 4 पॉइंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। मैंने तो इस फॉर्म में लिखा था, मैं कॉपी शेयर करूंगा आपसे साथ, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन, ठीक, 15 से 20 वर्ड मैक्सिमम। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर आप 25 से 30 वर्ड मैक्सिमम लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अलग हो जाएगा, करंट अफेयर्स का है तो कंटेक्स्ट अलग हो जाएगा, है ना। और कोशिश करिए कि जो हिस्ट्री के हैं और जो इंपॉर्टेंट PYQs के टॉपिक्स आपने निकाले हैं उसके इंट्रोडक्शन रेडीमेड रखें। पॉलिटी है तो पॉलिटी के टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन लिखना है तो आप आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं, संविधान के आर्टिकल्स के शुरू कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ या कॉन्टेक्स्ट न्यूज़पेपर में चल रही है तो वहाँ से उठा सकते हैं, या फिर कुछ डेटा से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अक्षय जैन जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जब इंट्रोडक्शन लिखा तो उन्होंने कोट किया कि भारत की रैंकिंग क्या है, जो हाईलाइट करती है कि ठीक ठाक तो नहीं है, इसका मतलब सुधार करने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं बॉडी, यानी कि मेन डिमांड, शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो। बॉडी तो आपको अच्छे से टू द पॉइंट जो मांगा गया है क्वेश्चन वो तो लिखना ही है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब आप शॉर्ट आंसर में बॉडी को एड्रेस करते हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं बनना है ना। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट मैंने लिखा उसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं और फिर उसी में हमने पेज ख़त्म कर दिया। नहीं, यहाँ पर आपका जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द नॉलेज यानी कि डायमेंशन, ठीक है, उसको ज़्यादा बढ़ाना है। मतलब जैसे पावर ऑफ प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पर चर्चा करते हैं। तो डिस्कस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो भाई पावर तो बहुत सारे प्रेसिडेंट के, एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, पार्लियामेंट को एड्रेस करने का भी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, अपॉइंटमेंट पावर भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर को ही एक्सपेंड कर दिया और पूरा 2 पेज भर दिया तो आपको यहाँ पर आंसर के मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में जो भी पावर्स है, 7-8 डोमेन मैंने अभी ये बताया था, उन सब को लिखा है तो फिर आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे, ये स्वाभाविक है। तो यहाँ पर फोकस आपको ब्रेथ ऑफ द नॉलेज या फिर कहें कि डायमेंशन को बढ़ा दीजिए, तब जाके मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। लॉन्ग आंसर में क्या करना है, आपको डेप्थ प्लस ब्रेथ दोनों पर काम करना है। यानी कि आप यहाँ पर सुपरफिशियली ऊपर लिख के नहीं भाग जाएंगे कि अगर रोल ऑफ प्रेसिडेंट पूछा है तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर आपने लिखा और लेजिस्लेटिव में आपने उसको एक्सप्लेन करना है 2-3 लाइन में, और एग्जाम्पल या फिर कुछ कंटेक्स्ट केस स्टडी से अपने पॉइंट को वैलिडेट कर दीजिए। हाँ ये देखो हमने वैलिडेट किया, यानी कि जो बात हम कह रहे हैं वो 100% सही मालूम पड़ रही है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर के लिए डेप्थ प्लस ब्रेथ, शॉर्ट आंसर के लिए ब्रेथ, डायमेंशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डायमेंशन बढ़ाने। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कुछ चैलेंजेस से रिलेटेड होंगे, लाइक इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन इन इंडिया, ठीक है, या फिर इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, critically analyze the role of election commission of India in strengthening democracy, ठीक है। तो ये सब क्या आपको दिख रहा है, जो क्वेश्चन हमने पूछा यहाँ पर कुछ इश्यूज की बात है, यानी कि इसमें प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम्स को सुधार करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप बॉडी पार्ट को एड्रेस कर रहे होते तो जब बॉडी पार्ट आपका खत्म होगा तो आप वे फॉरवर्ड लिख के कुछ जो सजेशन है, अगर सजेशन मांगा गया है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली तब तो आप लिखेंगे ही, लेकिन अगर नहीं भी मांगा गया है तो ऐसे क्वेश्चंस में आप वे फॉरवर्ड लिख कर 4-5 पॉइंट बता दें कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन में कुछ कमिटी का रिपोर्ट दे सकते हैं, किस कमिटी ने ये बोला था, या फिर स्टेट फंडिंग हो इलेक्शन का, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, इंद्रजीत कमेटी का रिकमेंडेशन दे सकते हैं।
वो हो गया आपका वे फॉरवर्ड। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस चलते चलते नहीं बोलते, एक अपना छाप छोड़ देना, ऐसा लगे कि आप एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखते हैं, आपको सॉल्यूशन भी पता है प्रॉब्लम के साथ, तो ये अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में जाएगा और नंबर उठेगा। अब पता चला कि अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी वे फॉरवर्ड लिखना शुरू कर दिया, तो वो नहीं होगा ना, वहाँ पर तो कंक्लूजन आएगा, क्योंकि भाई हिस्ट्री तो घटना घट चुकी है, उसमें क्या आप सुधार का सजेशन देंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ हमें सजेशन देना है, कहाँ नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कंक्लूजन पर, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है। ये एक डायलॉग है ना, चलते चलते कभी अलविदा ना कहना। तो वही बात है कि कंक्लूजन जो है आपको एक मौका देता है कि चलते चलते एग्जामिनर के माइंड को खुश कर दे। तो ऐसा कुछ कंक्लूजन हो, 2 ही लाइन का हो, 3 ही लाइन का हो, लेकिन ऐसा हो कि उसके माइंड में वो क्लिक कर जाए कि भाई बहुत बढ़िया कंक्लूजन, विजनरी कंक्लूजन लिखा था। तो जो कंक्लूजन होना चाहिए, ध्यान रखें, फ्यूचरिस्टिक, कीवर्ड बेस्ड। गवर्नमेंट का कुछ विजन है, कुछ विजन डॉक्यूमेंट में बात कही गई है, तो वो आप कोट कर सकते हैं। एसडीजी गोल्स को रेफरेंस दे सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट अगर बढ़िया से भारत में लागू होता है तो एसडीजी के गोल्स अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगे और एक बेहतर भविष्य भारत बना सकता है। या फिर आप पास्ट को प्रेजेंट से या फ्यूचर से भी लिंक करके कंक्लूड कर सकते हैं और कुछ करेंट स्टेटस जो है उसके आधार पर भी कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे गवर्नमेंट विजन विकसित भारत 2047 तक भारत चाहता है, बिहार का कोई क्वेश्चन आया तो विकसित बिहार 2047 तक, या फिर आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम तभी चल सकते हैं जब हमारी डिफेंस, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सब आत्मनिर्भर होगी। समझ में आ रहा है क्या है? तो ये होता है आपका कंक्लूजन, पावरफुल कंक्लूजन। और इसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर कोई इकोनॉमी से जुड़ा क्वेश्चन आ गया तो भारत अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करता है तो फिर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही करके आपको कंक्लूजन तैयार करना होता है। तो मैंने आपको ये पूरे जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब आपको बताया है। अब चलते हैं द अनदर इम्पॉर्टेंट पिलर, दैट इज प्रेजेंटेशन। ये देखिए, जो मैंने इमेज आपको बताया दिया है, इसमें एक आंसर है और आंसर को कितना सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है, तो ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर से ही काफ़ी देखने में रिफ्लेक्टिव लग रहा है और ऐसे में मार्क्स भी आएंगे। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि आपके पास कंटेंट तो है, आपके पास डेटा है, फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो भाई उसको कैसे आप बेटर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन में फ्लो चार्ट है ना, आंसर सीट है A4 आंसर सीट, तो कहीं हमको ज़रूरत पड़ा तो A4 सीट में हमने फ्लो चार्ट डाल दिया। उसी प्रकार से मैंने कुछ पॉइंट लिखा तो उसके नीचे मैंने उसको वैलिडेट करने के लिए एग्जाम्पल दे दिया, कुछ रिसेंट के एग्जाम्पल दे दिए, कुछ हिस्ट्री के एग्जाम्पल दे दिए। उसके बाद जो डाटा की बात हमने बताई थी आपको कि डाटा आपको याद रखना है, फैक्ट्स याद रखना है, बजट, सर्वे, रिपोर्ट्स, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के सक्सेस, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं पर अपनाए गए हों तो वो सब आप आंसर लिखते वक्त जो पॉइंट लिखेंगे और लगता है कि आपको इस पॉइंट के साथ इस डेटा को, इस एग्जाम्पल को, इस केस स्टडी को या इस कंटेक्स्ट को यूज करना चाहिए तो एकदम यूज करें। तो इससे आपका जो आंसर है वो बेटर प्रेजेंट होगा। और दूसरा आता है कि जो हमने आंसर प्रेजेंट करना है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो किस टाइप में करें, पॉइंट वाइज करें या फिर एरो मार्क के आंसर पुट ऑन करें। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके अपना सकते हो। ये देखिए एरो मार्क है तो इन्होंने रीजन दिया, पॉइंट लिखा, ठीक है, ये एरो मार्क है, फिर इन्होंने पॉइंट का भी इस्तेमाल किया। लेकिन ये ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के डायमेंशन को आप, जो मेजर डायमेंशन है उसको ज़रूर रिफ्लेक्ट करवाएं। जैसे इन्होंने रिफ्लेक्ट करवाया रीजन, तो जब आप एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको पता है कि अच्छा यहाँ पर कारण बताया गया। यहाँ पर आप देखिए फिर चैलेंजेस को बॉक्स में बंद कर दिया तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पर चैलेंज की बात करवाई, फिर यहाँ पर वे फॉरवर्ड की बात करवा दी। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, जो आपको लगता है कि एग्जामिनर को तो इसे पढ़ना ही चाहिए, तो उसे आप अंडरलाइन जरूर करिए। ऐसा नहीं कि सबको अंडरलाइन करना है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। जैसे इन्होंने IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अंडरलाइन किया। उसके बाद देखिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो लगेगा कि हाँ बस ये अंडरलाइन भी पढ़ ले तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पॉइंट जो है वो एक फैक्टर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया कि जो आंसर होना चाहिए ना, वो ज़्यादा आप इज आर एम
वाला आंसर मत रखिए, थोड़ा सा आप उसमें कीवर्ड इंटीग्रेशन करिए, ठीक है, क्योंकि ई जा रहे हम ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो वो वैल्यूबल नहीं मानी जाएगी। लेकिन आपने कीवर्ड यूज किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है, एक आप आंसर लिख रहे हो वुमेन के ऊपर, तो आप लिख रहे हो जैसे वुमेन इज प्रोग्रेसिंग इन इंडिया, शी इज एक्सेलिंग इन फाइनेंसेस, इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो सीधा आप लिखो ना इसका, वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रीम, हो गया। उसी प्रकार से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये एक और कीवर्ड हुआ, ठीक है। क्या क्या आ गया आपका, एक तो कीवर्ड बेस्ड आंसर लिखें, जो ई आर एम आप ज़्यादा यूज करते हो उसको थोड़ा अवॉइड करें। तीसरा फ्लो चार्ट्स, डायग्राम। चौथा डेटा इंटीग्रेशन। पांचवा आप गवर्नमेंट के स्कीम्स को भी बता सकते हैं। छठा अगर टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसे आप टाइमलाइन के आधार पर बता सकते हैं। लाइक एक क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ठीक है, तो वहाँ पर आप टाइमलाइन यूज करके आप दिखा सकते हैं कि हाँ शुरुआत में 1813 तो 1 लाख रुपये दिए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो भी है कमिटीज आई, मैकुले कमेटी है, फिर ऊट डिस्पैच है, बस आपको ये रेफरेंस दे देना है, बाकी उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद आप मेन आंसर पर आएंगे, ऐसे करके आपके आंसर्स इन रीच होंगे, ठीक। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे आप देखिए, ये एक तरीका है डायग्राम ऐड करने का, फ्लो चार्ट ऐड करने का, कि मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एडजस्ट कर दिया, फिर आप अदर पॉइंट्स, अदर फैक्टर्स लिख के आप इस तरीके से डायग्राम ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये है जो क्वेश्चन लिखा गया है, सोशियो डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, तो इन्होंने कैसे डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया कि चाइल्ड लेबर है तो किस प्रकार से विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस जाते हैं बच्चे, तो इसका जनरेशन जो आगे आएगा वो भी विस्कस साइकिल में फंसा रहेगा, ठीक। तो ये हो गया। फिर आप देखिए कुछ मैप्स आप यूज कर सकते हैं, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में मैप्स आप भर भर के यूज करिए जहाँ यूज हो सकता है। और मैप में भी बिहार का मैप, इंडिया का मैप, ये तो पता होना चाहिए, बनाने आना ही चाहिए एक्यूरेसी के साथ। 10 सेकेंड 12 सेकेंड में मैप बन के तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब जो 71st मेंस दे रहे होंगे, इनके पास तो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेकर अपना आंसर राइटिंग करें, इनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इसेंशियल है। तो उसके लिए आप मल्टीपल कंटेंट रिवीजन करिए, ठीक है, और आंसर लिखिए। अब जो नए नए आंसर लिखने की शुरुआत कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरुआत में टाइमली कंप्लीट करने में, क्योंकि वो रिकॉल नहीं हो पाती है ना माइंड में, और जब तक वो कार्बन कॉपी माइंड में बनेगी तब तक आपको अस्थिर से ही लिखना पड़ेगा। तो जो 72 वाले हैं उनको तो जो मैंने आपको बताया है कि टॉपिक पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का आंसर लिखिए, और उसके बाद सेल्फ एवेल्युएट करिए। इस पैटर्न के आधार पर लिखकर चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई को एवेल्युएट करवाइए। उसके बाद देखिए कि कहाँ पर हैं आप, क्या आपको सही टाइम पर कंप्लीट कर रहे हैं। शुरुआत में दिक्कत होगी लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, और ये नेसेसरी है, क्योंकि पीपीएससी में सबसे बड़ा चैलेंज जो देखा जा रहा है वो है टाइम मैनेजमेंट का। बहुत सारे एस्पिरेंट जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण इस बार भी 70 बीपीएससी में भी बहुत सारे लोगों का पेपर छूट गया ना। टीआई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ तो उधर जीएस के क्वेश्चंस छूट गए, या फिर क्वेश्चन सही जो डिमांड थी क्वेश्चन की वो एड्रेस नहीं हुआ, प्रेशर होता है। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से ही शुरुआत कर दें, और एग्ज़ाम आते आते प्रॉपर तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। उसके बाद है आपका प्रैक्टिस। तो मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है। बिना कंटेंट पढ़े हुए, बिना कंटेंट जाने हुए आप आंसर मत लिखें, फालतू का ड्रामा नहीं करना है। कंटेंट पढ़िए, नॉलेज एक्वायर करिए, उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस करिए बार बार रिविजन करके, फिर देखिए कि कहाँ पर गलती हुआ, कहाँ पर मैंने स्ट्रक्चरिंग में गड़बड़ किया, क्या हमारा आंसर सुधर सकता था, क्या यहाँ पर प्रेजेंटेशन ठीक हो सकती थी। अगर आप नहीं कर पाते तो आप आंसर राइटिंग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, इवेल्युएशन करवा सकते हैं, उनके रिकमेंडेशन को फिर आप अप्लाई करिए, ठीक। तो ये हमने पूरे तरीके से जो आंसर राइटिंग के पिलर्स हैं उसको डिस्कस किया, 6 के 6 पिलर्स जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि मेक श्योर कि जो डाटा है, कुछ गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कुछ रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है,
कुछ केस स्टडी हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, 50-60 कीवर्ड, विकसित भारत, कंक्लूजन, सब वो सब तैयार करके रखे, इंट्रोडक्शन तैयार करके रखे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन या कीवर्ड की एकदम लास्ट मोमेंट में हमें इंटीग्रेट करना है। मैप प्रैक्टिस करके 10 सेकेंड में बनाना सीख लें कि कैसे 10 सेकेंड में बनता है मैप। ऐसे करके इतना भी है तो भी सही है, बिहार का मैप बनाना सीख लें, ठीक है। तो ये सब करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे। दैट इज मैसेज फ्रॉम माई साइड, होप यू अंडरस्टूड। और मैं आपको अपना कॉपी भी शेयर कर दूंगा, आप आराम से देखिए कि। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थोड़ा लंबा हो गया होगा वीडियो, बट होप कि इससे आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गई होंगी।